आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस है, क्या रोल है, किस तरह से ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को एफिशिएंट बनाता है कम्युनिकेशन के लिए, इसका क्या इम्पेक्ट होता है, उस पर बात करते हैं हम। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बेसिकली डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन मीडियम और लिंक्स की बात करनी है कि अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया या किसी भी लिंक की बात करते हैं तो हर ट्रांसमिशन मीडिया, हर लिंक की कोई ना कोई एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मींस उसकी कोई एक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ या कैपेसिटी ये बताती है कि कोई भी एक लिंक या कोई भी एक मीडियम कितनी अमाउंट ऑफ डाटा, कितना साइज़ ऑफ डाटा कैरी कर सकता है और ट्रैवल करवा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की लिंक की बात करें, ऐसा लिंक जो कि दो डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट कर रहा है, अगर उसकी ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है, यानी जो डाटा कैरी वो कर सकता है, उसका जो साइज़ है, उसकी जो बैंडविड्थ है, अगर वो उन दोनों डिवाइसेस की नीड से ज़्यादा है तो हम उस लिंक को शेयर करवा सकते हैं उन दो डिवाइसेस के अलावा अदर डिवाइसेस के दरमियान भी। ठीक है, क्योंकि जो लिंक हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम उनके दरमियान एक लिंक यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी उन दोनों की नीड से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, या कितनी ज़्यादा उस पर तो नहीं हम बात करते, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी है एक लिंक की, तो बजाय इसके कि हम उस लिंक की कैपेसिटी को वेस्ट करें, हम उसकी कैपेसिटी को कुछ और डिवाइसेस के दरमियान शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे एक लार्ज वाटर पाइप है, वो अगर बहुत ज़्यादा वाटर एक साथ कैरी कर सकता है, ज़्यादा पानी एक साथ लेके जा सकता है, तो बजाय इसके कि हम उसको किसी एक ही जगह पे, यानी अगर हम किसी एक हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पे एक लार्ज वाटर पाइप मूव कर रहा है, तो हम अगर बजाय इसके कि किसी एक ही घर को उस वो लार्ज वाटर पाइप में से अगर हम पानी देते हैं, तो बेटर ये है कि हम उसकी कैपेसिटी को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वहाँ पे जितने भी उस हाउसिंग सोसाइटी में घर हैं या जितने भी यूज़र्स हैं उसके पानी के, हम उनके दरमियान उसको बेसिकली सेवरल सेपरेट उसकी लाइंस उससे निकाल के, तो हम हर घर तक उसे जब लेके जाते हैं, तो अब क्या है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा यूज़र्स, अब वो शेयर किया जा सकता था क्योंकि हर एक की ज़रूरत तो इतनी ज़्यादा नहीं है पानी की, उसको शेयर किया जा सकता था, इसलिए हमने उसको हर एक घर तक जो है उसको प्रॉपरली शेयर करवा दिया और सबकी नीड भी पूरी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लेक्सिंग में भी हम यही करते हैं कि जब हमारे पास एक बड़ी कैपेसिटी का लिंक है, तो बड़ी कैपेसिटी के लिंक की कैपेसिटी को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वो बहुत से यूज़र्स उस एक ही लिंक को यूज़ कर सकें। अब एक ही लिंक को वो यूज़ कैसे करेंगे? शेयरिंग के थ्रू। अब ये शेयरिंग हमने कैसे करानी है? बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग ही वो टेक्निक है जो कि आपकी किसी भी एक सिंगल मीडियम के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस की साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन, साइमल्टेनियस यूजेज को या शेयरिंग को पॉसिबल बनाता है। किस तरह करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, किस तरह से हम लिंक की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं अमंग मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल डिवाइसेस, उसके लिए हम डिफरेंट इसके मेथड्स देखेंगे जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। पहले इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम डाटा कम्युनिकेशन के यूजेज को देखें तो डाटा कम्युनिकेशन का यूजेज जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास डाटा की ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें, वो जितने ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं उतनी हमारे पास डाटा की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, उतने उसके यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम एक किसी भी एक नेटवर्क में मौजूद हैं और हम उस नेटवर्क की बात करें, उस नेटवर्क के अंदर अगर स्टार्ट पे 10 यूज़र्स हैं, उन 10 यूज़र्स के लिए हमने जो है 10 डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस उस नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं, जिसको यूज़ करते हुए वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर कुछ टाइम में हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस नेटवर्क के अंदर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे 10 की बजाय 20 हो जाते हैं, 20 से आपके पास 25 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑफ़ यूज़र्स हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम हर एक यूज़र के लिए, हर नेटवर्क के नए यूज़र के लिए एक नई ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल करें, हम जो ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, अगर तो उनकी कैपेसिटी यूज़र्स की नीड से ज़्यादा है, तो हम उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन्स की कैपेसिटी को उन अदर यूज़र्स के दरमियान भी डिवाइड कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अलग-अलग सिग्नल लें, या फिर हम एक बड़ी कैपेसिटी का लिंक लें, अलग-अलग लिंक लें, या फिर एक बड़ी कैपेसिटी का लिंक लेके उनके सारे के सारे यूज़र्स के दरमियान उसे डिवाइड कर दें। अगर हम अपने करंट ट्रांसमिशन मीडियाज़ को देखते हैं, लाइक कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या आपके पास जो है ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, जिसमें से ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास यूज़ नहीं होती कंप्यूटर नेटवर्क्स में। हम अगर हम हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन चाहते हैं तो हम कोएक्सियल या ऑप्टिकल फाइबर को प्रेफर करते हैं। महाराज अगर हम कोएक्सियल या ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक की बात भी करें,
तो फिर भी उनकी कैपेसिटी एक सिंगल या 2 या 3 या 4 यूज़र्स की नीड से बहुत ज़्यादा होती है। इसके डिफरेंट हमने जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है उनके स्टैंडर्ड्स देखे थे, लाइन्स हमने देखी थी जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो उनकी कैपेसिटीज़ हमारे पास किसी एक सिंगल यूज़र की कैपेसिटी से, नीड से बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसमिशन मीडियाज़ की, ट्रांसमिशन लिंक्स की कैपेसिटी को डिवाइड करना होता है। और वो डिवाइड हम किस तरह से करते हैं, डिवाइड करके हमें शेयर कराना होता है। अब हम किस तरह से आपके लिंक की, एक बड़े लिंक की कैपेसिटी को मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान डिवाइड करते हैं और कैसे उसके ऊपर उनकी शेयरिंग करवाते हैं इस तरह से कि साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन भी हो और उनकी जो है डाटा की आपस में मिक्सिंग भी ना हो। ठीक है, अगर तो कैपेसिटी ट्रांसमिशन की लिंक की जो कैपेसिटी है आपके पास, उसकी हम उसकी जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, यूज़र से ज़्यादा जो कैपेसिटी है, अगर हम उसे शेयर नहीं करवाते तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे ट्रांसमिशन लिंक जो हम यूज़ कर रहे हैं हाई कैपेसिटी का, उसकी जितनी कैपेसिटी तो हमें चाहिए, जितना उसका यूज़ 2 यूज़र्स या 3 या 4 यूज़र्स कर रहे हैं उतना तो यूज़ होगा, लेकिन बाकी उसकी सारी की सारी कैपेसिटी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और हम कभी भी ट्रांसमिशन मीडिया की या किसी भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं नेटवर्क के, उनकी कैपेसिटीज़ को हम वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम उनको इस तरह से मैनेज्ड वे में यूज़ करते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली हम उसको यूज़ कर सकें और वेस्टेज से हम उसे बचा सकें। बहरहाल जी, अब हमने ये करना किस तरह से है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू करना है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जो कि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन मल्टीपल सिग्नल्स की अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक पॉसिबल करा रहा है। यानी सिंगल डाटा लिंक आपके पास एक ही है, लाइन एक ही है, आपके पास केबल एक ही है, वायर एक ही है, चाहे वो कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है, एक केबल है, एक वायर है, एक ही लिंक है, जिसके ऊपर मल्टीपल यूज़र्स एक साथ अपने मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं और उनकी साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो रही है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो किसके थ्रू पॉसिबल है? मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है जी। मल्टीप्लेक्सिंग को समझने के लिए हम ये हमारे पास इस डायग्राम की, इस फिगर की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है 4 पेयर ऑफ डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर हर 2 यूज़र्स के दरमियान एक ट्रांसमिशन लिंक यानी एक केबल मौजूद है जिसके ऊपर वो दोनों कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये जो केबल इन 2 कंप्यूटर्स के दरमियान यूज़ हो रही है, उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी इन 2 कंप्यूटर्स नहीं यूज़ करनी है, इसकी पूरी कैपेसिटी इन दोनों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, चाहे उन्होंने इतना ज़्यादा डाटा भेजना है जितना आपकी लिंक की कैपेसिटी है, वायर की कैपेसिटी है, चाहे उससे कम डाटा भेजना है, फिर भी उनके दरमियान लिंक मौजूद है जिसको वो यूज़ करना चाहें तो पूरी पूरी कैपेसिटी यूज़ करना चाहें तो कर लें। अगर नहीं पूरी यूज़ करते तो अल्टीमेटली उनकी जो कैपेसिटी है वो वेस्ट हो जाएगी। यानी अगर हम नो मल्टीप्लेक्सिंग के साथ देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास शेयरिंग नहीं है, बल्कि डेडिकेटेड लिंक्स हैं, 2 डिवाइसेस के दरमियान में है और उनकी पूरी कैपेसिटी उनके लिए है, फिर चाहे वो यूज़ हो या फिर वेस्ट हो। जबकि मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या है, ये 4 डिवाइसेस हैं, यहाँ पे सेंडर और 4 रिसीवर्स हैं। सेंडर्स जो हैं अपनी, जितना भी ये चारों के चारों एक ही लिंक के ऊपर, एक ही लिंक यानी एक ही पाथ, एक ही रास्ता है, उसके ऊपर अपना डाटा भेजते हैं, लेकिन उस पर 4 चैनल्स बनाते हैं हम। 4 चैनल्स क्यों? क्योंकि इसको शेयर करने वाले 4 डिफरेंट यूज़र्स हैं। जब हम 4 डिफरेंट पैसेजेस, 4 डिफरेंट चैनल्स बना देंगे तो एक ही पाथ के ऊपर उन सब का डाटा अलग-अलग मूव करेगा। बिल्कुल इस तरह से कि हम एक वाइड रोड की बात करें, एक वाइड आपके पास जो है रोड फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर 4 लेन्स बना देते हैं, 4 लाइनें बना देते हैं, तो अब क्या होगा कि हर कार जो है, हर गाड़ी, हर व्हीकल जो है, वो अपनी अपनी लेन में से जब मूव करेगी तो अल्टीमेटली सारे के सारे यूज़ तो एक ही पाथ कर रहे हैं, लेकिन चारों के चारों अपने अपने जब चैनल में मूव करेंगे तो अल्टीमेटली ना तो वो आपस में स्ट्राइक करेंगी, ना ही कोई किसी किस्म के जो है वो उनकी आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है मूवमेंट का एक दूसरे के ऊपर असर होगा, क्योंकि हमने उन चारों के लिए अलग-अलग से जो है वो पाथ बना दिए हैं, या सॉरी अलग-अलग हमने उसके लिए चैनल्स बना दिए। हमने एक पाथ की, एक बड़ी सड़क की हमने डिवीजन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक बड़ी केबल यूज़ हो रही है। बड़ी केबल का क्या मतलब है? ऐसी केबल जिसकी कैपेसिटी इनके चारों यूज़र्स के यूज़ जितनी है, यानी इसको जितना डाटा भेजना है, इसको जितना भेजना है, थर्ड को और फोर्थ को जितना डाटा भेजना है, वो उतने साइज़ का, उतनी कैपेसिटी का लिंक है। ये पाथ है, एक पाथ है, उसके जब हम 4 चैनल्स बना देंगे तो हर यूज़र्स का डिफरेंट चैनल पे डाटा मूव करते हुए रिसीवर तक पहुंचेगा। रिसीवर भी उसी चैनल से डाटा उठाएगा जिस चैनल पे सेंडर ने उसे सेंड किया है। ठीक है, और क्या करेगा, अब चारों के पास अलग अलग सिग्नल था जिसे वो मल्टीप्लेक्सर को पास करेंगे सेंडर्स,
और मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उन चारों सिग्नल से एक बड़ा कंबाइंड सिग्नल बनाएगा, यानी जो है वो साइन वेव से या सिंगल सिग्नल से वो कंपोजिट सिग्नल बनाएगा। और एक कंपोजिट सिग्नल जिसके अंदर 4 डिफरेंट सिग्नल्स हैं, वो रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर के पास जाएंगे और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट काम करेगा और उसी एक बड़े जो कंपोजिट सिग्नल है उसके अंदर से 4 छोटे छोटे सिग्नल्स को, यानी साइन वेव्स को या सिंगल सिग्नल्स को अलहदा करके तो उनके रिसीवर्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, 2 स्टेप्स हैं उसके। मल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर साइड एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एट द रिसीवर साइड। मल्टीप्लेक्सिंग में हम जितने भी सेंडर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि एक ही लिंक की कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं, उनके सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लेक्स करते हैं। जबकि डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसी कंबाइंड सिग्नल्स में से एक एक सिग्नल को सेपरेट करके उनके रिसीवर तक पहुंचाता है। अब मल्टीप्लेक्सिंग हमने करनी किस तरह से, मल्टीप्लेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करने के यानी हमने किस तरह से, ये जो हमारे पास एक पाथ है इसकी हमने 4 चैनल्स या मल्टीपल चैनल्स हमने किस तरह से बनाने हैं, इसकी हमने डिवीजन किस तरह से करनी है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं मल्टीप्लेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये तीनों के तीनों हमारे पास टेक्निक्स मल्टीप्लेक्सिंग की ही हैं, यानी ये तीनों यही करेंगी कि आपके पास एक बड़े लिंक की कैपेसिटी को मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान डिवाइड ही करेंगी और सेंडर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग और रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग से काम होगा। लेकिन हर एक जो है हमारे पास जो टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है, कैटेगरी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है, वो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर एनालॉग सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, यानी एनालॉग सिग्नल्स को हम किसी एक बड़े ट्रांसमिशन मीडिया चैनल या पाथ से गुजारना चाहते हैं, सॉरी नॉट चैनल, पाथ से गुजारना चाहते हैं या लिंक से गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए एनालॉग सिग्नल्स को हम मल्टीप्लेक्स करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि एनालॉग सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बेस पे मल्टीपल सिग्नल्स को अलग-अलग रखती है और आपस में मिक्स होने से, कोलाइड होने से बचाती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली यूज़ होती है डिजिटल सिग्नल्स के लिए, जिनको टाइम की बेस पे, जिसमें टाइम की बेस पे हम हमारे चैनल की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं, यानी पहला टाइम किसका, दूसरा टाइम स्लॉट, तीसरा टाइम स्लॉट एंड मल्टीपल टाइम स्लॉट्स के दरमियान हम उसके सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल्स को हम डिवाइड करके भेजते हैं। और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है स्पेसिफिकली ऑप्टिकल फाइबर, जहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया होता है, यानी कह लें जहाँ पे लाइट सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, लाइट सिग्नल्स के लिए हम उन लाइट सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, सिंक्रोनस वे में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सिंक्रोनस। बहरहाल ये किस तरह से काम करते हैं इनकी डिटेल्स में भी हम बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है जी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे जो है डायग्राम लेते हैं। ये आपके पास 3 टेलीफोन सेट्स हैं, 3 एनालॉग डिवाइसेस हैं जिन्होंने एनालॉग सिग्नल भेजना है, वो एक ही पाथ के ऊपर 3 डिफरेंट चैनल्स पे अपना अपना सिग्नल उनका मूव करता है। लेकिन किस तरह से वो सब अपना सिग्नल मल्टीप्लेक्सर को देते हैं, तो हर एक के सिग्नल को इकट्ठा करके मल्टीप्लेक्सर एक कंपोजिट सिग्नल बनाता है और वो कंपोजिट सिग्नल पास कर देता है रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सर को। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उस सिग्नल के अंदर से चैनल वाइज यानी डिफरेंट चैनल पे आने वाले सिग्नल्स को उठाता है और रिसीवर्स तक पहुंचाता है। बेसिकली एफटीएम को अगर हम समझना चाहें तो एनालॉग, इसको हम नाम ही देते हैं कि एफटीएम जो है एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है, जो कि तब अप्लाई की जाती है जब आपके पास बेसिकली किसी भी मल्टीप्लेक्सिंग को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास लिंक की कैपेसिटी बड़ी होती है। एफटीएम को भी हम यही करते हैं कि जब यूज़र्स की नीड से ज़्यादा आपके पास लिंक की कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ जो है वो आपके पास लिंक की ग्रेटर है देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल टू द ट्रांसमिशन, यानी जो सेंडर हैं सारे सेंडर्स की कैपेसिटी को हम जोड़ें तो वो लिंक की कैपेसिटी से अगर लिंक की कैपेसिटी अगर उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल्स के लिए जो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे वो एफटीएम है। सिग्नल्स जनरेटेड बाय ईच सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज। अच्छा, अब ये हम करते कैसे हैं, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते कैसे हैं, उसके लिए हर सेंडिंग डिवाइस जो है अपना अपना जो सिग्नल जनरेट करता है उसको क्या किया जाता है, उन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी पे, यानी एक्चुअली एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन होती है, उसमें कोई भी तरीका यूज़ किया जा सकता है आपके पास मॉड्यूलेशन का।
बहरहाल किसी भी मॉड्यूलेशन के थ्रू क्या किया जाता है, हर डिवाइस के सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एक हाई कैपेसिटी के सिग्नल के ऊपर, एक हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर पुट कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बन जाते हैं। ठीक है, हम अगर आपको याद हो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनालॉग सिग्नल्स वीक सिग्नल्स होते हैं, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करते करते अपनी बहुत सी एनर्जी लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन जब हम मल्टीप्लेक्सिंग करना चाह रहे हैं तो हम सारे के सारे सिग्नल्स को एक ही स्पीड पर रखना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि हम ये जो मल्टीपल डिवाइसेस से सिग्नल्स इनका लेंगे, 1 2 3 जैसे कि हमारे पास ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, तो इन डिफरेंट सिग्नल्स को एक ही स्पीड के साथ मूव करना चाहिए कंपोजिट सिग्नल के अंदर। दैट इज़ वाई हम इनके वीक सिग्नल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं और जो है वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाते हैं, और फिर आपके पास उनको कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं, जिससे कि लिंक के ऊपर सेंड किया जाता है। यानी सबसे पहले हर डिवाइस से उसका सिग्नल लिया जाता है, उसे मॉड्यूलेट किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, और फिर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को इकट्ठा करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया जाता है और एक ही लिंक के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। लेकिन तीनों के तीनों सिग्नल्स अपने अपने चैनल में मूव करते हैं। अब अपने अपने चैनल में कैसे मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। देखिए जी, तीनों के तीनों जो सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, तीनों के तीनों एनालॉग सिग्नल्स हैं, तीनों के अंदर कोई ना कोई उनकी एम्पलीट्यूड है, कोई ना कोई उनकी फ्रिक्वेंसी है। तो अल्टीमेटली जब तीन डिफरेंट कंप्यूटर्स का, तीन डिफरेंट डिवाइसेस का, तीन डिफरेंट यूजर्स का डाटा इकट्ठा होगा, तो क्या वो आपस में कोलाइड नहीं करेगा? वो आपस में डाटा मिक्स अप नहीं होगा? किस तरह से रिसीवर को पता चलेगा कि उसके सेंडर ने कौन सा डाटा भेजा है, किस चैनल से उसने उठाना है, या किस तरह से वो उन तीन ने जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स हैं, कंबाइंड सिग्नल्स हैं, उनको किस तरह से सेपरेट रखेगा एक दूसरे से, जो है अपनी अपनी वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ कैसे रहेंगे? उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि कैरियर फ्रिक्वेंसीज को इनफ बैंडविड्थ के साथ एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं। यानी हम कैरियर फ्रिक्वेंसीज जिनके ऊपर हमने उन वीक सिग्नल्स को मॉड्यूलेट किया है स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनाने के लिए, हम उस कैरियर फ्रिक्वेंसीज को के आपस में एक दरमियान में बैंडविड्थ का डिफरेंस ज़्यादा रखते हैं, ताकि वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अकोमोडेट कर सकें। यानी हम इतना डिस्टेंस रखते हैं उनकी बैंडविड्थ के दरमियान में कि आपके पास वो जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल बने, वो उस जब कंपोजिट सिग्नल के अंदर जाए तो वो अपनी अलग से आइडेंटिटी रखे। उसके लिए हम अगर बात करें तो बैंड रेंजेस आर द चैनल्स थ्रू विच द वेरियस सिग्नल ट्रैवल। वही वाली बात कि आपके पास ये जो डिफरेंट बैंडविड्थ्स हैं, ये डिफरेंट बैंडविड्थ्स किस लिए बनाई गई है? क्योंकि हमने एक ही ट्रांसमिशन मीडिया, एक ही लिंक के डिफरेंट चैनल्स बनाए हैं, तो हर चैनल के ऊपर अलग अलग डाटा मूव हो। यानी एक्चुअली वो चैनल्स नहीं होते हैं, वो फिजिकल चैनल्स नहीं होते, ये लॉजिकल डिवीजन होती है। आपके पास एक पाथ की, एक लिंक की लॉजिकल डिवीजन होती है, लेकिन उस लॉजिकल डिवीजन को हम फिजिकल जो है वो शेप किस तरह से देते हैं? इस तरह से देते हैं कि हम जो तीनों मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं उनकी बैंडविड्थ को एक दूसरे से कुछ डिफरेंट रखते हैं, और साथ ही साथ हम एक और काम करते हैं, एफडीएम के गार्ड बैंड इंक्लूड करते हैं। गार्ड बैंड कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है? चैनल्स को सेपरेट करने के लिए, चैनल्स की कैपेसिटी को सेपरेट करने के लिए हम मल्टीपल गार्ड बैंड्स यूज़ करते हैं। गार्ड बैंड्स क्या हैं? गार्ड बैंड बिल्कुल एक स्ट्रिप ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ है, यानी समझ लें 1 KB या इससे भी कम की एक छोटा सा पोर्शन है हमारे लिंक का, जिसे हम यूज़ नहीं करते। यानी अगर हमने आपके पास से डिवाइस 1 का सिग्नल 0 से 4 बैंडविड्थ पे रखा है, तो अगला हम उसकी जो अगला कंपोजिट सिग्नल के अंदर सिग्नल है जो डिवाइस 2 का है, उसको हम 5 से शुरू करके तो 9 पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम 10 वाला छोड़ के 11 से शुरू करके तो हम उसको 14 पे लेके जा सकते हैं। ये आपके पास गार्ड बैंड्स होते हैं, जिसके अंदर हम थोड़ी सी लिंक की कैपेसिटी को जो है ना ऐसे ही खाली जाने देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ताकि सिग्नल ओवरलैप होने से, मिक्सअप होने से, मल्टीपल सिग्नल्स कोलाइड होने से अवॉइड करते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से एफडीएम के अंदर अगर आप देखिए, आपके पास 3 टेलीफोन सेट्स थे, जिनों के पास अपना अपना एनालॉग सिग्नल था। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर इनके वीक सिग्नल्स को मॉड्यूलेटर पे डाल के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनाएगा। फिर उन सारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को आपस में कंपोजिट इकट्ठा करके कंपोजिट सिग्नल बनाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कंपोजिट सिग्नल के अंदर इन तीनों सिग्नल्स के, इन तीनों मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के दरमियान इनफ डिस्टेंस गार्ड बैंड के थ्रू मेंटेन किया जाएगा, ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो जाए। फिर क्या किया जाता है जी? इन तीनों को ये देखें कंपोजिट सिग्नल बना के अलॉन्ग विद द गार्ड बैंड इंक्लूडेड बिटवीन द सिग्नल्स,
सेंड कर दिया जाता है रिसीवर को। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इसका ऑपोजिट काम करता है और क्या करता है जी, उसी सिग्नल को कंपोजिट सिग्नल को सबसे पहले एक फ़िल्टर से गुजारता है। फ़िल्टर क्या करता है, उस कंपोजिट सिग्नल के अंदर जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको अलग-अलग करता है और फिर डीमॉडुलेटर के पास भेज के उनको कैरी फ्रिक्वेंसी से उठा के, यानी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमने कैरी फ्रिक्वेंसी पर आया था उसे उठा के उनकी असल शेप में लेके आता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। अब टाइम डिवीजन एफटीएम को इम्प्लीमेंट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। टाइम डिवीजन की फॉर्म में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम टाइम की बेस पे इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बेस पे बात करें तो फिर हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की बेस पे आपके सिग्नल्स को ड्रॉ करेंगे। बहरहाल जी, चाहे हम टाइम डोमेन यूज़ करें एफटीएम की, चाहे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ करें, दोनों का मकसद यही है कि मल्टीपल एनालॉग सिग्नल्स को आपस में इस तरह से कंपोजिट सिग्नल बनाना है क्योंकि दरमियान गार्ड बैंड भी मौजूद हो और साथ ही साथ जो है वो एक ही लिंक की कैपेसिटी को सबके साथ शेयर करते हुए साइमल्टेनियसली अपने डाटा को मूव करवा सकें। ये जी फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग की डीमल्टीप्लेक्सिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी टाइम डोमेन की जो आपके पास है, जिस तरह से डीमल्टीप्लेक्सिंग थी उसी तरह एक कंपोजिट सिग्नल आता है, उसको फ़िल्टर से गुजार के तीनों फ्रिक्वेंसीज को लैदा किया जाता है और फिर उन्हें डीमल्टीप्लेक्सर से पास करके तो ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर तक पहुंचाया जाता है।